तो हम लोगों ने कल पढ़ा था भूगोल के सब चीज़ें की वनस्पतियाँ कहाँ होती हैं, सॉइल कहाँ होते हैं। आज हम इन वनस्पतियों के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसको इनके वर्गीकृत इनको कैसे किया जाता है, इनका विभाजन क्या है, इसके कारक क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ अगर देखा जाए तो एक तरह से जो चीज़ है वो उसमें मानव ने अपनी क्रियाओं के द्वारा जो परिवर्तित कर दिया वो प्राकृतिक नहीं रही। अर्थात तो इसका फिर आशय यही हुआ कि मानव के हस्तक्षेप के बिना जो चीज़ें वैसी की वैसी हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा रही हैं वो हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब इन प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। जैसा कि हमने ये वर्ड मैप बनाया है, एक रफ मैप है, आप लोग इसको एटलस में देख लें या वर्ड मैप एक ख़रीद लें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़नी हैं तो वर्ड में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और इन वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है ये जानना ज़रूरी है। पहला कारक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला है तापमान, यानी टेम्परेचर। तो पहला क्या है? तापमान। ठीक, तापमान से क्या भाई, तापमान अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है, वेरिएशन होता है टेम्परेचर में। उसी टेम्परेचर के तापमान के ऊपर नीचे होने से अलग अलग स्थानों पर इस भूगोल में अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की घासें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाई जाती हैं। सब चीज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसा, अगर ठंडा टेम्परेचर है तो वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होगी, एकदम माइनस में 50 डिग्री है, वहाँ कुछ नहीं होगा। तो उसे आगे हम पढ़ेंगे, उसे टुंड्रा जैसे कहा जाता है, टुंड्रा रीजन हो गया। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा कारक क्या है? वर्षा, यानी रेनफॉल। रेनफॉल भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, बड़े पेड़ पाए जाते हैं, हरे भरे सदाबहार वन होते हैं। इसके बाद तीसरा कारण मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? ठीक, अलग अलग जगह की अलग अलग सॉइल, रेड सॉइल अलग, ब्लैक सॉइल अलग, इस तरह की कहाँ की कौन सी मिट्टी है सब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है प्रकाश। प्रकाश भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों? क्योंकि भाई प्रकाश यानी लाइट कहाँ से आती है? सन से। जब सन से लाइट आएगी, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से वर्षा होगी, मिट्टी गीली होगी, मिट्टी का कटान होगा, मिट्टी में पानी जाएगा, उसे मिनरल मिलेंगे। उसके बाद लाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, भोजन बनेगा प्लांट का। इसलिए लाइट भी यानी प्रकाश भी एक बहुत बड़ा इसका कारक है जो कि इसको प्रभावित कर सकता है। आपके नेचुरल वेजिटेशन को प्रकाश नहीं मिलेगा, पौधे मर जाएंगे, सूरज की रोशनी नहीं पाएंगे, पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अब आगे इसको देखेंगे। इसके बाद सबसे अंतिम कारण है पवन। वैसे कारण और भी है लेकिन हम महत्वपूर्ण कारणों को कर रहे हैं। पवन, हवा। भाई पेड़ पौधों को भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब हवा नहीं रहेगी तो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले मेजर कारण हैं। पहला तापमान, वर्षा, मिट्टी, प्रकाश और पवन। ठीक, इतना मोटा मोटा पढ़ लिए। अब आगे चलें। नहीं, अभी नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बैच में देखना उसको।
तो इतना हो गया। अब इन्हीं प्राकृतिक वेजिटेशन को यानी नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है ये हम देखेंगे। कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है ये देखेंगे। अगर हिंदी माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है तो ये नंबर है 9451716178 अथर्वाइएस का। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। नया बैच इसमें फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फ़ीस मात्र 27,500 रुपये है फाउंडेशन बैच की। आप लोगों को इतना हमने सूचना दे दिया। आगे अब क्लास पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इसके क्या कहते हैं, वर्गीकृत कैसे करेंगे, इसमें कितने प्रकार के टेम्परेचर में नेचुरल वेजिटेशन को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो 3 प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला, वनस्पति वन। ठीक, एक वनस्पति वन होते हैं। दूसरा, घास होती है या घास के मैदान भी हम कह सकते हैं, इसको हम घास ही लिखेंगे। और तीसरा, किस एरिया में वनस्पति वन पाए जाते हैं, किस एरिया में घास के मैदान मिलते हैं, और किस एरिया में आपका मरुस्थल की भूमि मिलती है, यानी डेजर्ट एरिया। मरुस्थल वन। ठीक, इसके बाद एक रीज़न और आ जाता है, क्योंकि भाई ये भी वन, ये भी घास का मैदान भी एक प्रकार का वन ही हो गया, तो वनस्पति भी एक प्रकार का वन ही हो गई जहाँ पेड़ पौधे होते हैं। एक होता है आपका लास्ट आ जाता है बर्फीली जगह पे, जिसे हम टुंड्रा कहते हैं। टुंड्रा, ठीक, इसे हम टुंड्रा कहते हैं, जो कि आर्कटिक एरिया का है, जहाँ पे बर्फ़ होती है। ये भी एक प्रकार का वेरिएशन है, या कि इसको क्लासिफिकेशन हम मानेंगे कि इसमें नेचुरल वेजिटेशन की है। अब इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे आपका वनस्पति वन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। उसके बाद मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता है। उसके बाद फिर कुछ झाड़ीदार वन होते हैं, झाड़ीदार यानी स्क्रब्स फॉरेस्ट होते हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है। ये सब कहाँ कहाँ होते हैं? और ये फॉरेस्ट, अभी हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट नहीं पढ़ रहे, क्लाइमेट अलग है। जैसे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ है, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ है, इसी के हिसाब से वो भी बना है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में है। तो इतना मोटा मोटा समझ में आया। तो हम स्टार्ट करते हैं उस उष्ण कटिबंधीय वन से, यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया कहाँ है, कैसे कैसे है, इसका विस्तार कहाँ है पूरी दुनिया में, और इसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। इसके जो पार्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं। वाई वी कॉल दिस थिंग्स
विथ दिस पर्टिकुलर नेम, ये सब हम जानेंगे। इसमें किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, हार्ड वुड होता है कि सॉफ्ट वुड होता है, इन प्लांट्स या इन पेड़ों का उपयोग कॉमर्शियल यूज़ में हम करते हैं या गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे।